गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। एंड टॉपिक इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, और शॉर्ट में इसे बोल सकते हैं GERD। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट वन डेफिनेशन की बात करें, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, GERD गैस्ट्रो इन द सेंस स्टोमक से रिलेटेड है, इसोफेगस जो अपनी फीडिंग ट्यूब होती है उससे रिलेटेड, रिफ्लेक्स मतलब किसी भी स्टूमलाई के अगेंस्ट कोई भी एक्शन क्रिएट किया जाता है अपनी बॉडी के द्वारा, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो अब डेफिनेशन पे चलते हैं और एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि एक्चुअली में GERD का मतलब क्या होता है। रिगर्जिटेशन और बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट और रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर, यानी कि जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है वो, कि किसी भी कंडीशन की वजह से जो लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर यानी कि कार्डिक स्फिंक्टर के अंदर रिलैक्सेशन आ गया है, मसल स्टोन्स लॉस हो चुके हैं स्फिंक्टर की, या इनकॉम्पिटेंट हो चुका है, वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से अगर गैस्ट्रिक कंटेंट जो स्टोमक के अंदर जो भी कंटेंट जो भी अपन फूड वगैरह इंजेस्ट करते हैं वो वापस बैकफ्लो कर जाएं या रिगर्जिटेट कर जाएं इसोफेगस के द्वारा और माउथ के थ्रू बाहर निकल जाएं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं और कोजेज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली में GERD को लीड करते हैं। तो फर्स्ट वन जो फैक्टर देख लेते हैं, डिलेड न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। तो एक बेबी के अंदर क्या होगा, जैसे ही उसका बर्थ हुआ है किसी भी वजह से उसमें न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट स्लोली हो रहा है, तो वो भी किसको लीड कर सकता है? GERD को, क्योंकि जस्ट आफ्टर द बर्थ लगभग 1 से 2 दिन या 1 घंटे के बाद, या सॉरी 1 से 2 घंटे के बाद फीडिंग स्टार्ट करवा दी जाती है। अब उसके अंदर न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट लेट हो रहा है, यानी कि स्लोली चल रहा है किसी बेबी के अंदर, इन्फेंट के अंदर, तो अभी उसके स्फिंक्टर क्या है, रिलैक्स रहेंगे, लूज रहेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से भी क्या हो सकता है, जो कंटेंट है गैस्ट्रिक कंटेंट वो रिगर्जिटेट हो सकता है और GERD को लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, इमेच्योर CNS, क्योंकि सारी बॉडी के जितने भी मसल्स कॉन्ट्रेक्शन वगैरह हैं, सारे फंक्शंस कौन अपना सेंटर नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है, अगर वही इमेच्योर अच्छी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाया तो क्या होगा, GERD देखने को मिल सकता है एक इन्फेंट के अंदर। नेक्स्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, कि किसी भी रीजन से जो एब्डोमिनल जो एरिया होता है उसका प्रेशर बढ़ गया है, वहाँ की मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो चुका है, तो वो क्या है, प्रेशर क्रिएट करती हैं जो अपना GIT ट्रैक्ट है वहाँ पे, और मेनली रूप से स्टोमक पे, तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा तो जो भी कंटेंट है वो बैक फ्लो होगा ऊपर की तरफ इसोफेगस की साइड में, रिगर्जिटेट होगा और GERD को लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर की बात करें, हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया का मीनिंग होता है, हाइटल हर्निया का मतलब होता है कि इसोफेगस है वो डायफ्राम को क्रॉस करके ऊपरी साइड में चली गई है इसोफेगस, और जो अपर पार्ट ऑफ स्टोमक है, फंडस पार्ट, वो क्या है, डायफ्राम को क्रॉस करके ऊपर की ओर चला जाता है। हर्निया का मतलब होता है कोई एबनॉर्मल ओपनिंग से होता है, ठीक है, और हाइटल हो रहा है तो मतलब इसोफेगस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको डायग्राम दिखाते हैं, फर्स्ट डायग्राम नॉर्मल होता है, जैसे कि फंडस पार्ट होता है स्टोमक को, और जो इसोफेगस का लोअर स्फिंक्टर होता है, कार्डिक स्फिंक्टर, वो बिलो द डायफ्राम होता है। अब किसी भी रीजन से डायफ्राम के अंदर ओपनिंग क्या है, वाइड हो चुकी है, तो क्या होगा, जो स्टोमक का अपर पार्ट है ऊपर की ओर खिसक जाएगा, और इसे क्या बोल देंगे, हाइटल हर्निया बोल देते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, जो लोअर स्फिंक्टर वो लूज हो जाएंगे और फूड और जो भी कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, वो क्या है, रिगर्जिटेट कर जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपको नॉर्मल कंडीशन दिखा सकें कि नॉर्मल कंडीशन में जब GERD प्रेजेंट नहीं होता तो किस टाइप से अपना फूड होता है जो अपन फीडिंग करवाते हैं बेबी को, किस टाइप से स्टोमक के अंदर चला जाता है, तो नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो नॉर्मल कंडीशन में जो इसोफेगस का लोअर स्फिंक्टर होता है, यानी कि जो कार्डिक स्फिंक्टर, वो क्लोज रहता है, और जैसे ही बेबी फीडिंग वगैरह करते हैं तब क्या होता है, वो ओपन हो जाता है, और जैसे ही फीडिंग कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है, वापस से वो क्लोज होता है। जैसे कि फीडिंग करेगा तो फूड वगैरह अंदर जाएंगे, मिल्क अंदर जाएगा तो ये ओपन हो जाता है, और जैसे मिल्क स्टोमक के अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये वापस से क्लोज हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अब किसी भी कंडीशन की वजह से क्या है कि जो लोअर स्फिंक्टर है वो लूज हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है, और जब फीडिंग करवा देते हैं उसके बाद फूड कंटेंट इसोफेगस से स्टोमक में चला गया है, उसके बाद भी ये ओपन ही रह जाता है, वापस से क्लोज नहीं हो पाता है, तब क्या लीड करता है, GERD को लीड करता है, और वो आपको दिखाते हैं लाइव कि किस तरीके से GERD लीड होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, क्लोज है। अब किसी भी रीजन से ये रिलैक्स हो गया, वापस से क्लोज नहीं हुआ, जो भी फूड कंटेंट चला गया उसके बाद में भी ये क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, बैक फ्लो होने लगता है इस तरीके से, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होंगे
फूड डाइजेशन के लिए स्टोमक के अंदर, तो ये बैक फ्लो करेगा इसोफेगस की ओर, और इसे ही क्या बोल देते हैं, GERD बोल देते हैं। ओके, चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेप पे अपन बात करने वाले साइन एंड सिम्टम्स की, कि GERD किसी इन्फेंट या चाइल्ड के अंदर हो गया तो कौन से सिम्टम्स एक्चुअली में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन जो मेन सिम्टम्स होगा, जो फर्स्ट सिम्टम्स आता है वो हार्ट बर्न होता है। अब हार्ट बर्न का मतलब होता है इसोफेगस के अंदर क्या होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा, क्योंकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो भी एसिड होता है जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, वो भी क्या आ जाता है, फूड के साथ आ जाता है, तो इसोफेगस के अंदर क्या करेगा, इरिटेशन क्रिएट करेगा, और इसको ही क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सिम्टम्स कौन सा देखने को मिलेगा, रिकरेंट रिगर्जिटेशन, बार बार फूड होगा रिगर्जिटेट होगा स्टोमक से इसोफेगस में आएगा, क्योंकि स्फिंक्टर बिल्कुल लूज हो चुके हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्लोज नहीं हो पा रहे हैं आफ्टर द फीडिंग। ओके, नेक्स्ट सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, वेट लॉस एंड पुअर वेट गेन, कि जैसे कि वो स्टोमक में जाएगा तो क्या होगा, वापस से निकल जाएगा पूरा, और स्टोमक से आगे इंटेस्टाइन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा फ्लूइड वगैरह का, तो पूरा फ्लूइड बाहर निकलने की वजह से वेट लॉस होगा, और वेट गेन भी नहीं हो पाएगा, बेबी धीरे धीरे लो बर्थ वेट की ओर चला जाएगा, लो बर्थ वेट तो नहीं, लो वेट की ओर चला जाएगा। एंड नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें, हेमेटोएमेसिस। अब हेमेटोएमेसिस क्यों होता है, जैसे ही गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आता है तो उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, वो क्या करेगा, जो इसोफेगस की जो इनर वॉल होती है, इनर लेयर होती है, उनको डैमेज कर देता है, और वहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, और ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, हेमेटोएमेसिस देखने को मिलेगा। हेमेटोएमेसिस का मतलब ये होता है कि ब्लड विद वोमिटिंग। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम पे चलते हैं और बात करें अपन ओडेनोफेजिया। ओडेनोफेजिया का मतलब होता है पेनफुल स्वालोइंग होगा, क्योंकि पूरा जो जीआई ट्रैक्ट वो इसोफेगस वाला एरिया होता है वो क्या होगा, बर्न हो चुका है, डैमेज हो चुका है ड्यू टू द गैस्ट्रिक जूस। तो उसके बाद जब भी वो बेबी फीड करेगा, स्वालो करेगा कोई भी फ्लूइड या जो मिल्क है, तो क्या पेनफुल स्वालोइंग देखने को मिलती है। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, कि डिफ़िकल्टी होगी स्वालोइंग के अंदर, वो अच्छी तरीके से निकल नहीं पाएगा गैस्ट्रिक जूस के बर्निंग के कारण, वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी क्रिएट हो सकती है, जिससे नैरोइंग हो जाएगी इसोफेगस, और जब भी फूड वगैरह या फिर फ्लूइड या मिल्क वगैरह वो जैसे सॉलो करेगा तो क्या होगा, डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये मेन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं GERD के। तो अब नेक्स्ट वन पे मूव कर लेते हैं और बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की, कि एक्चुअली में जो GERD होता है उसको कैसे इवाल्युएट कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं इवाल्युएट करने के लिए। तो फर्स्ट डायग्नोस्टिक की बात करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, साइन सिम्टम के आधार पर देखते हैं कि कौन कौन से बॉडी के अंदर एक्चुअली में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो उनके हिसाब से भी अपन आइडेंटिफाई करते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं कि GERD हो चुका है किसी बेबी को। ओके, नेक्स्ट डायग्नोसिस की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट डायग्नोसिस पे रहेगा एंडोस्कोपिक। एंडोस्कोप की सहायता से अपर जो GIT ट्रैक्ट का एंडोस्कोप करेंगे, एंडोस्कोप इंसर्ट करेंगे अपर GIT ट्रैक्ट में इसोफेगस के थ्रू, और जो इसोफेगल स्फिंक्टर को देखते हैं कि वो लूज हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, या फिर कौन सी प्रॉब्लम एक्चुअली में देखने को मिल रही है। एंड लास्ट वन जो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन है उसकी बात करें, इसोफेजियल पीएच एनालिसिस। इसोफेगस के जो पीएच एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गैस्ट्रिक कंटेंट ही आ रहा हो बाहर, लूज होने की वजह से, क्या पता कि वो कंप्लीटली रूप से स्फिंक्टर ही वहाँ पे सॉल्व हो चुका, ब्लॉक हो चुका, जो भी खा रहे हैं वो स्टोमक तक पहुँच ही नहीं पा रहा, उससे पहले ही वहाँ पे अटक के ही वापस रिगर्जिटेट हो रहा। तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसोफेजियल जो भी कंटेंट बाहर आ रही है उनकी पीएच एनालिसिस करेंगे। अगर वो एसिडिक पीएच आ रही है, यानी कि पीएच लो है, बिलो द 3 से कम पीएच है, तो इंडिकेट करता है कि वो गैस्ट्रिक कंटेंट ही है, और प्रॉब्लम कहाँ पे, इसोफेगस के अंदर ही रिलैक्स हो चुके हैं, वो क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, और पूरा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर निकल रहे हैं। ओके, तो इस टाइप का एंडोस्कोप होता है, ये इंसर्ट करते हैं, जो स्क्रीनिंग के ऊपर हम देख लेते हैं कि स्फिंक्टर के अंदर एक्चुअली में कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, और हम अब बात करने वाले मैनेजमेंट की, कि किसी इन्फेंट को एक्चुअली में GERD हो चुका है, तो अब कौन से मैनेजमेंट परफॉर्म करने और कौन कौन सी केयर अपने को प्रोवाइड करनी है एज ए हेल्थ केयर वर्कर, एज ए नर्स। तो उनकी बात करें तो फर्स्ट वन क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, कि कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट या इंटरवेंशंस परफॉर्म करने ज़रूरी है। तो सबसे पहले बेटर पोजीशन प्रोवाइड करनी, जिस भी बेबी को, इन्फेंट को GERD की प्रॉब्लम है तो एक बेटर पोजीशन देंगे। अब कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। अगर एक इन्फेंट है, यानी कि वो 1 साल से कम एज का जो बेबी है, उसके लिए कौन सी पोजीशन रखते हैं,
अगर वो सो रहा है तो कौन सी पोजीशन में उसको स्लीपिंग करवाएंगे, सुपाइन पोजीशन में उसको स्लीपिंग करवाते हैं। अगर वो जग रहा है तो कौन सी पोजीशन में, इस टाइप से सुपाइन पोजीशन में प्लेस कर देते हैं और ड्यूरिंग द स्लीपिंग। नेक्स्ट, अगर बेबी जगा हुआ है तो कौन सी पोजीशन रखेंगे बेबी की, तो बेबी की पोजीशन रहेगी प्रोन पोजीशन, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं इस टाइप से, ताकि जो भी GERD है वो कम हो सके, और अगर हो भी रहा है तो वो लंग्स के अंदर ना जाए। एस्पायरेशन के चांस बहुत कम हो जाते हैं अगर वो प्रोन पोजीशन में होगा, तो जो भी कंटेंट बैकफ्लो होगा वो कंप्लीटली रूप से माउथ के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ट्रेकिया में जाने के लोअर से लोअर चांसेस हो जाएंगे अगर वो सुपाइन प्रोन पोजीशन में है। तो अगर वो जगते हुए अलग पोजीशन में, प्रोन के अलावा कोई सी पोजीशन में, तो चांसेस है कि वो एस्पायरेट कर जाए जो भी कंटेंट बैकफ्लो हो रहे हैं गैस्ट्रिक कंटेंट, और एस्पायरेशन निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। अगर एक बार किसी बेबी को एस्पायरेशन निमोनिया हो गया तो 90% चांस में डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो हमें प्रिवेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, एज ए नर्स जान बचाने की कोशिश करनी है और बेटर केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। अब बात करें कोई बेबी जैसे कि इन्फेंट से ऊपर चला गया, यानी कि 1 साल से ऊपर का जो बेबी है, तो उसको कौन सी पोजीशन में प्लेस करते हैं, तो उसको साइड लाइन पोजीशन देते हैं, मोस्टली रूप से लेफ्ट लेटरल, और हेड को एलिवेट कर देते हैं थोड़ा 15 से 30 डिग्री, ताकि एस्पायरेट ना करे, जो भी कंटेंट बैकफ्लो हो वो थ्रू द माउथ बाहर ड्रेन हो जाए। ओके, नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क इन कंटेनर एंड फीडिंग बाय बोतल एंड बर्पिंग द बेबी ड्यूरिंग आफ्टर फीडिंग। जैसे ही बेबी को क्या करना है, सीधा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी, जो ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करना है किसी कंटेनर के अंदर रिमूव करना है, निकालना है, और उसके बाद बोतल में डाल के उसको पिलाना है। और जैसे ही पिला रहे हैं फीडिंग के टाइम पे और आफ्टर दैट बर्प करते हैं, जो बैक होता है मन की पीठ के ऊपर थपथपाते हैं, जैसे कि कोई एयर वगैरह एंटर हो चुकी है, बबल्स बन चुके हैं स्टोमक के अंदर, वो रिमूव आउट हो जाए और एस्पायरेशन से प्रिवेंट किया जा सके बेबी को। ओके, नेक्स्ट इंटरवेंशन पे मूव कर रहे हैं, तो एक्टिविटी कर देंगे, लेस कर देंगे आफ्टर द फीडिंग। जैसे ही फीडिंग करवाई उसके बाद एक्टिविटी लेस कर देंगे, क्योंकि जैसे ही वो एक्टिविटी करेगा तो रिगर्जिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ वन इंटरवेंशन की बात करें कि अवॉइड करेंगे जब बेबी सोने वाला हो, जैसे कि बेबी का टाइम है डेली रात को 9 बजे सोता है वो, तो 7 बजे के बाद उसको कुछ फीडिंग नहीं करवानी बिफोर द 2 आवर ऑफ स्लीपिंग, क्योंकि जैसे ही वो अगर उसको फीडिंग करवा दी और वो सो गया जस्ट आफ्टर 15-20 मिनट, तो क्या होगा, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और सुपाइन पोजीशन या जो बिल्कुल फ्लैट जब पोजीशन में लेटा हुआ तो चांसेस होते हैं कि वो वापस से बैक फ्लो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए सोने वाला उससे 2 घंटे पहले फीडिंग नहीं करवाते, उससे पहले ही फीडिंग करवा देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करवाते हैं, और मेन मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि जो परमानेंट मैनेजमेंट क्या होता है इसका, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। तो फर्स्ट वन हम प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट देख लेते हैं कि सर्जरी करने से पहले कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट वन करना पड़ेगा IV पेन मेडिकेशन और सेडेटिव्स दे देंगे, ताकि जब सर्जरी परफॉर्म करें तो पेन वगैरह ना हो बेबी को। नेक्स्ट इंटरवेंशन कौन सा परफॉर्म करना है, जो जनरल एनेस्थेसिया भी दे सकते हैं, कंप्लीट रूप से बॉडी को एनेस्थेटाइज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, इंसर्ट द ब्रीथिंग ट्यूब दैट हेल्प टू ब्रीथ ड्यूरिंग सर्जरी। ब्रीथिंग ट्यूब इंसर्ट करेंगे, और जब ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान क्या होता है कि अच्छी तरीके से बेबी रेस्पायरेशन नहीं कर पाता है, ब्रीथिंग नहीं कर पाता है, तो ब्रीथिंग ट्यूब इंसर्ट करनी ताकि वो अच्छी तरीके से ब्रीथ कर पाए, अगर या फिर ऑक्सीजन लाइन से भी अटैच कर सकते हैं उसको। ओके, और अच्छी तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि हाइपोक्सिया वगैरह की कंडीशन से ट्रीट हो सके, वरना एक कंडीशन ठीक होगी, दूसरी कंडीशन की वजह से बेबी की डेथ हो सकती है। एंड लास्ट वन इंटरवेंशन देख रहे हैं अपन पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में, तो अप्लाई कंडोम कैथेटर, क्योंकि जैसे ही सर्जरी परफॉर्म करेंगे बेबी को एनेस्थेटाइज कर दिया गया तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, आफ्टर सर्जरी के बाद भी 1-2 दिन तक मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो यूरिन पास आउट आसानी से हो और बेबी कंटामिनेटेड ना हो, तो कंडोम कैथेटर अप्लाई कर देते हैं बेबी के, ताकि आसानी से वो यूरिन पास आउट कर पाए। ओके, नेक्स्ट वन मेन, अब चलते हैं, अगर प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट होगा, अब सर्जरी परफॉर्म करने का टाइम आ गया, तो सर्जरी कौन सी टाइप की सर्जरी परफॉर्म करते हैं, फंडोप्लिकेशन या निसेन ऑपरेशन। अब निसेन ऑपरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी ये फंडोप्लिकेशन सर्जरी, ये एक निसेन नाम के जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, इसलिए उनके नाम से इस ऑपरेशन का नाम दिया गया निसेन ऑपरेशन या फंडोप्लिकेशन, क्योंकि इसमें फंडस पार्ट को टाई कर देते हैं, इसलिए फंडोप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, अब इसमें करते हैं क्या, इसमें सर्जन क्या करता है, फंडस पार्ट को इसोफेगस के पीछे की ओर से निकाल के और आगे की तरफ से लपेट के इस तरह से टाई कर देता है, ताकि जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बैक फ्लो ना कर पाएँ। ओके, आपको डायग्राम दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएँ। जैसा कि आप फर्स्ट डायग्राम देख पा रहे हैं वो क्या नॉर्मल है। अब क्या करेंगे, जो सर्जन क्या करेंगे, फंडस पार्ट को पकड़ेगा और पीछे की ओर से इसोफेगस के पीछे की ओर से ले जाके और आगे की ओर टाई कर देता है, और स्यूचरिंग की सहायता से टाई कर देता है, जैसे कि
जिससे क्या होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट बैकफ्लो नहीं कर पाएंगे और इस टाइप से वो GERD की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब आपको दिखाते हैं एक्चुअली में कि किस टाइप से सर्जरी परफॉर्म की जाती है और किस टाइप से फंडोप्लिकेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो अगर हाइटल हर्निया की वजह से GERD हो रहा है तो सबसे पहले जो हाइटल हर्निया की ओपनिंग है उसको क्लोज कर देंगे सूचरिंग की सहायता से, इस टाइप से क्लोज कर देंगे ताकि जो वापस से ऊपर की ओर रिगर्जिटेट पूरा जो स्टोमक है वो ऊपर की ओर ना जाए। उसके बाद फंडस को होल्ड करते हैं और पीछे की ओर से निकाल के आगे की ओर टाई कर देते हैं, चारों ओर उसको लपेट देते हैं और सूचर की सहायता से, नॉन एब्जॉर्बल सूचर की सहायता से टाई कर देते हैं। ओके, तो इस टाइप से ये फंडोप्लिकेशन सर्जरी परफॉर्म कर दी जाती है और GERD से ट्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब सर्जरी परफॉर्म हो चुकी है, अब सर्जरी के बाद कौन कौन से इंटरवेंशन अप्लाई करने उनकी बात कर रहे हैं। तो मॉनिटर वाइटल साइन वगैरह मॉनिटर करने की, उसकी ब्रीथिंग वगैरह सही चल रही है नहीं चल रही है, हार्ट वगैरह सही टाइप से काम कर रहा है नहीं कर पा रहा है, टेम्परेचर वगैरह सही है नहीं है। नेक्स्ट जो इंटरवेंशन रहेगा, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं ताकि इन्फेक्शन वगैरह से प्रिवेंट हो जाए, जो भी इन्फेक्शन वगैरह क्रिएट ना हो बॉडी के अंदर। क्योंकि इन सीजन किया जाता है, इन सीजन में अगर अनहाइजीनिक टेक्निक अपनाई गई है, इन सीजन के थ्रू भी जो बैक्टीरिया वायरस एंटर कर सकते हैं बॉडी के अंदर, तो एंटीबायोटिक्स देनी है ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट इंटरवेंशन जो रहेगा, सूचर लाइन को असेस करते हैं, कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है या फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो देखने को नहीं मिल रहा है, सूचरिंग जो लाइन है सूचर जहाँ से किया है वहाँ से। ओके, अब बात करें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, तो इसका एक मेन कॉम्प्लिकेशन होता है जो होगा एस्पायरेशन न्यूमोनिया। तो सही टाइप से बेबी को सही पोजीशन प्रोवाइड करनी है, सोने से 2 घंटे पहले कुछ भी नहीं खिलाना है और अच्छी तरीके बर्पिंग वगैरह करनी है, बोतल से फीडिंग करवानी है। तो इस टाइप के इंटरवेंशन अप्लाई करके हम इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर एस्पायरेशन न्यूमोनिया हुआ तो बेबी की डेथ हो सकती है, चांसेस होते हैं 90% की डेथ ही हो जाएगी। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।